गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम सभी लोग उत्तर रोम साम्राज्य के अंतर्गत डियोक्लेशियन नामक एक महान सम्राट के बारे में पढ़ रहे थे, जिसका शासन 285 से लेकर 305 एडी तक चलता है। 305 एडी में अपने 20 वर्ष पूरे होने पर डियोक्लेशियन रोम में एक विशाल जुलूस का आयोजन करता है, यानी 20 वर्ष पूरे होने पर वो बरसी मनाता है और स्वेच्छा से त्याग पत्र दे देता है। उसके त्याग पत्र देने के बाद रोम में क्या होता है कि गृह युद्ध छिड़ जाता है और उस गृह युद्ध में 5 सेनापति बाहर निकल करके आते हैं। जैसा कि कल हमने बताया था कि डियोक्लेशियन ने अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों में डिवाइड कर दिया था, जिसमें एक प्रांत में का जो गवर्नर या सूबेदार या सम्राट का जो कार्य था वो खुद डियोक्लेशियन देख रहा था, और इसके अलावा जो उसके दूसरे प्रांत थे जहां पर गैलेरियस और मैक्सिमिलियन और सेवर्us ये जो सेनापति थे ये लोग वहां पर शासन देख रहे थे। ऐसी स्थिति में जब वहां पर गृह युद्ध छिड़ा तो उस गृह युद्ध में वहां के 5 सेनापतियों ने भाग लिया, यानी अपनी सर्वोच्चता को स्थापित करने के लिए वहां पर 5 सेनापतियों ने भाग लिया। तो उन 5 सेनापतियों का मैं नाम यहां पर लिख रहा हूं। पहले एक सेनापति हैं जिनका नाम है गैलेरियस। गैलेरियस ये पहले सेनापति हैं। दूसरे एक सेनापति हैं जिनका नाम है मैक्सिमिलियन। मैक्सिमिलियन। तीसरे, जैसा कि आप लोग ऊपर देख रहे हैं, कॉन्स्टेंटाइन। कॉन्स्टेंटाइन ये एक सेनापति हैं। अगले हैं सेनापति जिनका नाम है मैकजेटियम। मैकजेप्टियस। मैकजेप्टियस ये अगले सेनापति हैं। और उसके बाद जो अगले सेनापति हैं जिनका नाम है मैक्सिमिनुस। मैक्सिमिनुस ये सेनापति है। ये 5 सेनापति हैं, जिसमें एक सेनापति है जो ग्लेरियस की जगह पर आएंगे, जिनका नाम है, ये ग्लेरियस उनको अपना प्रतिनिधि बनाएगा, जिसका नाम है लिसनियस। ये 5 सेनापति हैं, 1 2 3 4 और ये 5। ये जो लिसिनियस है ये ग्लेरियस इसको आगे बढ़ाएगा। इन लोगों में गृह युद्ध होगा और इस गृह युद्ध में लिसिनियस और कॉन्स्टेंटाइन ये दोनों लोग विजयी होंगे, यानी इधर ये विजयी होगा और इधर ये विजयी होगा, इधर ये विजयी होगा। विजयी होने के बाद क्या होगा, जो पूरा रोम साम्राज्य है इसको 2 भागों में ये दोनों लोग आपस में बांट लेंगे। लिसिनियस और कॉन्स्टेंटाइन दोनों रोम को 2 भागों में आपस में बांट ले लेंगे। आगे बांटने के बाद क्या होगा कि जो कॉन्स्टेंटाइन है ये बहुत ही साम्राज्यवादी विस्तारवादी नीति के अंतर्गत इसकी जो भावनाएं हैं ये क्या करेगा, ये एक युद्ध होगा एड्रियानोपल और क्लिसोपोलियस। युद्ध का नाम लिख रहा हूं, एड्रियानोपल, और एक युद्ध होगा क्रिसोपोलियस। ये युद्ध होगा और इस युद्ध में कॉन्स्टेंटाइन लिसिनियस को पराजित करेगा और पराजित करने के बाद पूरे रोम पर अधिकार कर लेगा। और यहीं से महान सम्राट कॉन्स्टेंटाइन का जो शासन है वो 305 एडी से लेकर 337 एडी तक रहेगा, यानी पूरे 21 वर्ष शासन चलेगा। 15, 25, 35,
37, हाँ पूरे 21 वर्ष तक जो है शासन चलेगा। तो अब हम लोग महान सम्राट कांस्टेंटाइन के बारे में जानकारी ग्रहण करेंगे। एक बार फिर से मैं रिवीजन कर देता हूं कि महान सम्राट कांस्टेंटाइन, जब डियोक्लेशियन की मृत्यु हो जाती है तो रोम में गृह युद्ध छिड़ जाता है। उस स्थिति में ये 5 सेनापति निकल करके आते हैं, क्योंकि ये 5 प्रांतों के अलग अलग सेनापति होते हैं, जिसमें मैक्सिमिलियन, कांस्टेंटाइन, मैग्नेटियम, मैगमिनुस और लिसनियस। इन लोगों में गृह युद्ध होता है और ये जो लिसनियस है ये गैलेरियस की जगह पर आता है। तो ये इन लोगों में युद्ध होता है। इस युद्ध में लिसनियस और कांस्टेंटाइन विजयी होते हैं और रोम को आधा आधा बांट लेते हैं। लेकिन कांस्टेंटाइन जो था उसकी अपनी एक साम्राज्यवादी नीति थी। उसी नीति के अंतर्गत एक एड्रियोनोपल और क्रिसोपोलिस का युद्ध होगा। इसमें कांस्टेंटाइन लिसनियस को हरा करके पूरे रोम पर अधिकार कर लेगा और रोम का एक महान निर्माता, एक महान सम्राट के रूप में सामने आएगा। तो अब हम सब लोग कांस्टेंटाइन के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए क्या किया, जो डियोक्लेशियन के प्रशासनिक व सैनिक या सैन्य सुधारों का विकास किया। अगर आपने महान सम्राट डियोक्लेशियन के बारे में पढ़ा है, जिसका वीडियो मैंने पहले पार्ट में बनाया है, तो उसे आप जरूर पढ़ लें, क्योंकि जब तक आप उसे नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको कांस्टेंटाइन समझ में नहीं आएगा। तो देखिए, जब ये सम्राट बना 305 में उसकी मृत्यु हो गई, फिर ये सम्राट बन गया। तो जब सम्राट बना तो इसने बहुत कुछ नया करने का प्रयास नहीं किया। इसने जो काम डियोक्लेशियन ने सोचा था या उसका जो सपना था उसी को पूरा करने का काम किया। यानी डियोक्लेशियन के जो प्रशासनिक व जो सैन्य सुधार थे उसी का इसने आगे चलकर विकास किया और उसी के पद चिन्हों का अनुसरण किया। इसलिए इसका जो आइए इसके कार्य देखें कि उसका विकास के इससे क्या हुआ कि इसकी जो गणना थी, कांस्टेंटाइन की जो गणना थी, वो विश्व के महानतम सम्राटों में होने लगी। विश्व के महानतम सम्राट में होने लगी। कुछ नहीं किया इसने, डियोक्लेशियन के जो प्रशासनिक और जो सैन्य सुधार थे उन्हीं को विकास किया। इससे इसकी जो गणना थी वो विश्व के महान सम्राटों में होने लगी। दूसरा इसने क्या काम किया, यह निरंकुश राजतंत्र का समर्थक था। निरंकुश राजतंत्र का समर्थक था। जिस प्रकार से डियोक्लेशियन निरंकुश राजतंत्र का समर्थक था। दैवी अधिकारों का पोषक था। दैवी अधिकारों का पोषक था, यानी दैवी का अधिकारों के पक्ष में था। तो कुल मिलाकर के इसने क्या किया, दैवी अधिकारों का जो है, और इसने जो डियोक्लेशियन थे, महान सम्राट डियोक्लेशियन के पद चिन्हों का अनुसरण किया। जिस प्रकार से उसने शासन को चलाया था, पद चिन्हों का अनुसरण किया। जिस प्रकार से उसने शासन को चलाया उसी तरीके से इसने उत्तर रोम साम्राज्य को आगे बढ़ाने का काम किया। आगे हम लोग देखेंगे, एक महान राजनीतिक हुए हैं बिल ड्यूरेंट। इनको हम लोगों ने कल भी पढ़ा था। तो बिल ड्यूरेंट के बारे में हम लोग देखेंगे कि इसने महान सम्राट कांस्टेंटाइन के बारे में क्या कहा है। तो उसने महान सम्राट कांस्टेंटाइन को महान सेनापति बताया है। इसको महान सेनापति बताया है। दूसरा, इसने प्रशंसनीय प्रशासक बताया है। प्रशंसनीय प्रशासक की संज्ञा दी है महान कांस्टेंटाइन को। इसके अलावा उच्च कोटि का राजनीतिज्ञ बताया है। उच्च कोटि का राजनीतिज्ञ बताया है। बिल ड्यूरेंट जो कि एक इतिहासकार हैं, उन्होंने महान सम्राट कांस्टेंटाइन को महान सेनापति,
प्रशंसनीय प्रशासक, उच्च कोटि का राजनीतिज्ञ बनाया है। और इसने, महान सम्राट कंस्टेंटाइन ने बहुत से सुधार कार्य किए, जिससे क्या हुआ कि जो रोमन साम्राज्य था वो अगले 1150 वर्षों तक जीवित रहा। इसीलिए इसे रोमन साम्राज्य में महान डियोक्लेशियन के बाद महान सम्राट कंस्टेंटाइन की संज्ञा दी गई, क्योंकि इसने ऐसे कुछ कार्य किए, ऐसे प्रशासनिक व राजनीतिक सुधार किए, जिससे रोमन साम्राज्य 1150 वर्षों तक एक सभ्यता और एक संस्कृति के रूप में जीवित रहा, अक्षुण्ण रहा। आइए अब इसके कार्यों को हम लोग आगे देखेंगे। पहला कार्य, सम्राट के गौरव को यथावत बनाए रखना। देखिए, जब महान सम्राट कंस्टेंटाइन गद्दी पर बैठा तो इसने सबसे पहले क्या किया कि डियोक्लेशियन ने जो पद यानी जो गौरव सम्राट के पद का गौरव था, उसको जो बनाया था डियोक्लेशियन ने, कंस्टेंटाइन ने उसे वैसा ही बनाए रखा, यानी वैसा ही बनाए रखा। पहला काम तो इसने ये किया कि जो इस तरीके से जो सम्राट के पद का एक गौरव था, एक जो प्रतिष्ठा स्थापित की थी डियोक्लेशियन ने, इसने उसको ठीक वैसा ही बनाए रखा। दूसरा काम इसने क्या किया कि निरंकुश राजतंत्र की स्थापना की और दैवीय अधिकारों का प्रयोग कर जनता को अपने सम्मुख नतमस्तक कराया। ये काम इसने किया, यानी जो निरंकुश राजतंत्र इसने स्थापित किया और दैवीय अधिकारों के, यानी अपने पद को देवता के समान बताकर, यानी राजत्व के सिद्धांत की व्याख्या कर करके वहां की जो जनता थी उसे अपने सम्मुख नतमस्तक होने के लिए विवश किया, उसे अपने सम्मुख झुकाया। दूसरे क्या किया, जो सेनेट के जो अधिकार थे उसको इसने समाप्त कर दिया। सेनेट के अधिकारों को इसने समाप्त कर दिया। अगला इसने क्या किया, जो मजिस्ट्रेट, जो अधिकारी होते थे, इनकी नियुक्ति और पदच्युति अपने हाथ स्वयं करने लगा। नियुक्ति और जो पदच्युति थी उसको था अपने आप स्वयं करने लगा इसने। और इसने क्या किया, देखिए, सेनेट के जो अधिकारी होते थे, सेनेट के अधिकारी, इनके पद को इसने समाप्त कर दिया। इससे जो जिनकी इन्होंने नियुक्ति की थी वे सीधे राजा के प्रति उत्तरदायी हो गए, यानी समस्त जन सम्राट के प्रति उत्तरदायी हो गए, जिससे विद्रोहों में कमी आ गई। समझ लीजिए कि जब ये सम्राट के पद पर बैठा तो जो डियोक्लेशियन जो सम्राट थे
जिस तरीके से उन्होंने सम्राट के पद को गौरव तरीके से स्थापित किया था, उसने उसको यथावत बनाए रखा। निरंकुश राजतंत्र की इसने स्थापना की और दैवीय अधिकारों का प्रयोग करते हुए समस्त रोम की जनता को अपने नतमस्तक झुकाया। सेनेट के जो अधिकार थे उसको समाप्त कर दिया। और अब जब उसने जो नए अधिकारी या जो मजिस्ट्रेट थे उसकी नियुक्ति और पदच्युति दोनों अपने हाथ में ले ली, यानी स्वयं वह उसकी नियुक्ति करता था और पदच्युत करता था, और उन लोगों की नियुक्ति करता था जो सीधे सम्राट के प्रति उत्तरदायी होते थे। इससे क्या हुआ कि वहां पर जो लोग विद्रोह करते थे या जो विद्रोह करने वाले लोग थे, पहली बात उनको कुचल दिया गया, और जो विद्रोह करने वाले थे तो उनको शासन से दूर कर दिया गया, और वही लोग आ गए जो राजा के प्रति उत्तरदायी थे। तो इससे क्या हुआ कि वहां पर विद्रोहों की कमी होने लगी, यानी राज्य में शांति व्यवस्था स्थापित होने लगी। तो ये पहला काम उसका रहा, सम्राट के गौरव को उसने यथावत बनाए रखा। आइए दूसरे कार्य की ओर हम लोग जाने। दूसरा, प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक केंद्रित करना, अधिक केंद्रित करना। अब देखिए डियोक्लेशियन ने क्या किया था। डियोक्लेशियन ने क्या किया था कि प्रांतों का विभाजन कर दिया था, प्रांतों का विभाजन कर दिया था। कांस्टेंटाइन ने क्या किया, उसे प्रांतों के विभाजन को यथावत बनाए रखा। प्रांतों का जो विभाजन किया था उसको यथावत बनाए रखा। इससे क्या हुआ, इससे क्या लाभ हुआ कांस्टेंटाइन को कि इसका उन प्रांतों पे नियंत्रण मजबूत हो गया, उन प्रांतों पे नियंत्रण मजबूत हो गया। दूसरा क्या हुआ, जो प्रांतीय अधिकारी थे, प्रांतीय अधिकारी थे वो सम्राट के प्रति उत्तरदायी हो गए, प्रांतीय अधिकारी सम्राट के प्रति उत्तरदायी हो गए। अगला काम उसने क्या किया, जो केंद्रीय कर्मचारी थे, केंद्रीय कर्मचारी, इनके अधिकारों में वृद्धि की, अधिकारों में वृद्धि की, वेतन में वृद्धि की, अधिकारों में वृद्धि कर दी, वेतन में वृद्धि कर दी। इससे क्या हुआ, ये भी सम्राट के प्रति उत्तरदायी हो गए, ये भी सम्राट के प्रति उत्तरदायी हो गए। अगला काम इसने क्या किया, देखिए गुप्तचर व्यवस्था को इसने सुदृढ़ किया, गुप्तचर विभाग को इसने सुदृढ़ता प्रदान की, गुप्तचर विभाग को इसने सुदृढ़ किया। हम लोगों ने पढ़ा था कि जो सबसे ज्यादा सुदृढ़ गुप्तचर विभाग जो सुदृढ़ था वो सिकंदर लोधी का था, हम लोगों ने पढ़ा था। इसने गुप्तचर विभाग को उसने सुदृढ़ किया। जनता में अपना प्रभाव, जनता में अपना प्रभाव जमाने के लिए कांस्टेंटाइन ने क्या किया, ईसाई धर्म की उपाधियां ग्रहण की, बड़ी बड़ी उपाधियां। उस समय जो नामों से लोग, हमारे यहाँ भी बहुत पहले राजा जो है उपाधियां धारण करते थे, एकराट, विजयश्री, कुलोत्तुंग महान, ऐसी बहुत सारी उपाधियां। हमारे यहाँ के राजा भी चक्रवर्ती, तो ऐसी बहुत सारी उपाधियां धारण करते थे। इसने ईसाई धर्म की उपाधियां धारण की अपना प्रभाव जनता में जमाने के लिए। उसके बाद कुछ प्रतीक चिन्ह इसने धारण किए, प्रतीक चिन्ह इसने धारण किए। इसके बाद हम लोग देखेंगे कर्मचारियों की जो नियुक्ति होती थी वो ये स्वयं करने लगा, कर्मचारियों की नियुक्ति स्वयं करने लगा। जो कर्मचारियों की पदच्युति, किसी कर्मचारी को हटाना है वो भी यह स्वयं करने लगा। इस प्रकार इसने क्या किया, यानी कुल मिलाकर इसने ध्यान देना प्रारंभ किया। तो इससे क्या हुआ, जो इसकी प्रशासनिक व्यवस्था थी वो अधिक केंद्रित हो गई। इसने जो डियोक्लेशियन की भांति जो है विशेष रूप से उस पर ध्यान दिया। इससे क्या हुआ कि जो इसकी जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो अधिक केंद्रित हो गई, और डियोक्लेशियन के जो सपने थे, जो कार्य थे, उसको इसने और आगे बढ़ाने का काम किया और उसे पूरा किया। तो इस प्रकार जो उसकी प्रशासनिक व्यवस्था थी वो अधिक केंद्रित हो गई। आइए इसका तीसरा कार्य हम लोग, आइए देखिए इसने सैनिक सुधार इसने किस प्रकार से किया।
इसके सैनिक सुधारों की ओर बात करेंगे तो इसने केंद्रीकृत सैनिक सेवा, केंद्रीकृत सेना की स्थापना की। एक केंद्रीकृत यानी जो सीधे सम्राट के प्रति उत्तरदायी होती थी, ऐसी सेना की इसने स्थापना की। सेना में इसने क्या किया और देखिए, सेना को इसने प्रशिक्षित किया। जो थल सेना होती थी उसका विशेष महत्व होता था, जो थल सेना होती थी उसका विशेष महत्व होता था। थल सेना के अलावा जैसे पद सेना और अश्व सेना होती थी। पद सेना जो और अश्व सेना में इसने जर्मनी के लोगों को वरीयता दी। जर्मनी के लोग इसमें ज्यादा शामिल होते थे, जो अश्व सेना होती थी। इसके अलावा आप देखिए सैनिक सुधार में इसने क्या किया, सेना में इसने जो बर्बर जाति के लोग होते थे, बर्बर जाति जो जंगलों में रहते थे जनजातियों के, उनको भी इसने इसमें शामिल किया ताकि वो लोग विद्रोह न करें, उनका आर्थिक जीवन कुछ सही हो। तो बर्बर जाति के लोगों को भी इसने शामिल किया। इसके अलावा इसने जर्मनी के लोगों को इसमें शामिल किया सेना में। इसके अलावा एक जाति थी सेमेंटियन को इसने जो है इसमें शामिल किया, इसके जैसे अलावा एक जाति थी इलीरियन लोगों को भी इसने इसमें जो है शामिल करने का कार्य किया। और अपने 21 वर्ष के जो शासन जो इसका रहा है, जो 21 वर्ष का जो इसका शासन रहा था स्टेटाइन का, इसमें इसने क्या किया है, देखिए बहुत अच्छा काम किया इसने। सैन्य प्रतिष्ठा स्थापित की, सैन्य प्रतिष्ठा इसने स्थापित की। पहला काम तो इसने किया। दूसरा काम क्या किया, सीमा सुरक्षा इसने प्रारंभ की। सीमा की जो सुरक्षा थी उसने इसने इसको स्थापित किया। और सबसे अच्छा काम रहा कि इसके 21 वर्ष के शासन के दौरान जो गृह युद्ध की जो संभावना थी वो 0 रही। इसने सेना को इस प्रकार से डेकोरेट किया कि जो गृह युद्ध था, गृह युद्ध की जो संभावना थी वो क्या 0 रही, 0% रही। तो इस प्रकार उसने सेना के क्षेत्र में काफी सुधार किया। ये चौथा कार्य देखें, इसने आर्थिक क्षेत्र में क्या सुधार किया है। आर्थिक सुधार में सबसे पहले हम लोग देखेंगे किसने व्यापार और वाणिज्य को प्रोत्साहन दिया, यानी इसको इसने आगे बढ़ाया। इसके बाद इसने क्या किया है, जैसा कि डियोक्लेशियन ने किया था, इसने मुद्रा नीति को स्थिर किया। सबसे पहला इसने क्या काम किया कि मुद्रा नीति को स्थिर किया। स्थिर करने के बाद उस समय क्या होता था कि प्रांतीय और स्थानीय जो सिक्के चलते थे, इन सिक्कों को उसने खत्म कर दिया। यानी उस समय प्रांतों में और जो स्थानीय सिक्के होते थे वो अलग अलग टाइप के चलते थे, इसको इसने खत्म किया और एक सिक्का प्रणाली प्रारंभ की। एक सिक्का प्रणाली इसने प्रारंभ की। लिख देते हैं, एक सिक्का इसने प्रणाली प्रारंभ। हालांकि इससे क्या हुआ क्या आगे कि जो अफ्रीका था, अफ्रीका, मिस्र, मेसोपोटामिया जो यहाँ के लोग थे वो प्रभावित हो गए। जब इसने एक सिक्का प्रणाली प्रारंभ तो प्रभावित हुए, लेकिन एक इसका लाभ यह मिला कि सभी में एकता का विकास हुआ। ये सबसे अच्छी चीज रही, एकता का विकास हुआ। अगला काम क्या किया था इसने सेना पर अधिक व्यय किया था, अधिक धन व्यय किया, यानी सेना को बहुत मजबूत कर दिया था इसने। तो सेना पर जब अधिक धन व्यय किया तो इससे क्या हुआ कि राज्य में धन की कमी हो गई। तो जब धन की कमी हो गई तो इसने क्या किया, राजकोष में वृद्धि की। भाई धन की कमी हो गई तो राजकोष में वृद्धि करेगा ही। अब राजकोष में वृद्धि की गई तो नई कर प्रणाली लागू की गई।
नई कर प्रणाली लागू की गई। ठीक, दूसरे क्या हुआ, व्यापारी और जो किसान होते थे, व्यापारी और किसान, इनसे विविध प्रकार के कर लिए गए, विविध प्रकार के कर लिए गए। अगली चीज क्या हुई, कर को कठोरता से इन्होंने वसूला, कर को कठोरता से वसूला, कर को इसने कठोरता से वसूला। विविध प्रकार के कर लिए गए और कर को जो है इसने कठोरता से वसूला। कर वृद्धि भी की इसने, देखिए कर वृद्धि कर दी इसने, करों में वृद्धि की। ठीक है, और एक काम इसने क्या किया, जो इसका किसान होते थे, किसानों की जो भूमि थी वो निश्चित कर दी कि एक किसान के पास इससे ज्यादा भूमि नहीं होनी चाहिए, और जिस किसान के पास उससे ज्यादा भूमि होती थी उसको छीन लेता था। तो किसानों की क्या की, भूमि निश्चित की थी। इससे क्या हुआ कि जो भूमिहीन किसान थे उनको भी भूमि मिलने लगी। तो किसानों की जो थी भूमि वो इसने निश्चित कर दी। ठीक है, यानी कुल मिलाकर मैं कह सकता हूं कि भू व्यवस्था में इसने परिवर्तन किया, भू व्यवस्था में इसने परिवर्तन किया। ये चीज आप जान लीजिए, परिवर्तन किया। इसके अलावा आप देखिए इसने क्या किया, इसके अलावा इसने व्यापार में प्रगति की। तो इस प्रकार मैं कह सकता हूं कि कॉन्स्टेंटाइन की जो आर्थिक सुधार की जो नीति थी वो बहुत अच्छी थी। व्यापार को प्रोत्साहन दिया, एक सिक्का प्रणाली चलाया, एकता का विकास हुआ, राजकोष में वृद्धि की, विविध प्रकार के कर लगाए गए, कर देना सभी के लिए अनिवार्य कर दिया गया। इससे जो है देश का यानी रोम साम्राज्य का विकास हुआ। कुल मिलाकर कह सकता हूं कि कॉन्स्टेंटाइन के समय में जो आर्थिक सुधार थे बहुत अच्छे हुए। आइए अब हम लोग अगले सुधार यानी पांचवें सुधार के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। देखिए अगला कार्य इसने क्या किया कि ईसाई धर्म को प्रश्रय प्रदान किया। देखिए ये खुद ईसाई था, तो इसने क्या किया, जो ईसाई धर्म था इसको राजकीय धर्म बनाया। ईसाई धर्म को इसने राजकीय धर्म बनाया। पहला काम तो इसने किया। दूसरे, जो ईसाई धर्म ग्रहण करता था, जो व्यक्ति ईसाई धर्म ग्रहण करता था उसे राजकीय सुविधाएं दी जाती थी। यानी ईसाई धर्म ग्रहण करने वाले को राजकीय सुविधाएं प्रदान की जाती थी। इसके अलावा इसने क्या देखिए किया, जो बिशप होते थे, बिशप, इनको आयोजन इसने करवाया, बिशपों के आयोजन इसने करवाए, बिशपों के लिए इसने आयोजन करवाए। जो रोम का लैटरन राजप्रसाद था, जो रोम में बनवाया गया था डियोक्लेशियन के समय पर, उस राजप्रसाद को इसने क्या कर दिया, पोप को दे दिया। यानी अपनी सर्वोच्चता को स्थापित करने के लिए पोप से कहा कि इसको तुम ले लो। ठीक है, तो इसने जो है लैटरन का जो राजप्रसाद था उसने पोप को दे दिया। और इसने क्या किया, संत पीटर और जो संत पाल हुए थे इनके लिए 2 गिरजाघर बनवा दिए इसने। 2 गिरजाघर बनवाए कि आराम से जा करके इसमें अपना रहो और आराम से जो है पूजा करो। ठीक है, कुल मिलाकर इसने ईसाई धर्म को चरम पे ले जाने का। और जो लोग ईसाई जो वहां पे क्या होता था कि ईसाई धर्म के अलावा अगर कोई व्यक्ति प्राचीन देवी देवता, जो रोम के जो प्राचीन देवी देवता होते थे, जो है उनकी जो है मूर्ति पूजा करता था, उनकी जो मूर्ति पूजा होती थी उस पर इसने प्रतिबंध लगा दिया था। यानी ईसाई धर्म का आप पूजन कर सकते हैं, लेकिन जो वहां पर पहले से देवी देवताओं की जो पूजा होती थी, प्राचीन देवी देवता, उन पर इसने प्रतिबंध लगा दिया। कुल मिलाकर इसके समय में जो ईसाई धर्म जो था वो चरम पे पहुंचा। इसीलिए जो वहां के जो ईसाई लोग थे, जो पोप थे, जो बिशप थे, वो इसे ईसाइयों का देवदूत कहते थे। ईसाइयों का देवदूत इसे कहा गया है, ईसाइयों का इसे देवदूत कहा गया है।
और भारत के जो हुए थे सम्राट महान अशोक, अशोक से इसकी तुलना की गई कि जिस तरीके से अशोक ने बौद्ध धर्म को श्रीलंका, जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, मलाया और विश्व के बहुत सारे देशों में उसको पहुंचाया, यानी उसके लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया और बौद्ध धर्म को चरम पे पहुंचाने का काम किया, उसी तरीके से कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म को चरम पे पहुंचाने का काम किया। इसलिए इसकी तुलना भारत के महान सम्राट अशोक से की। इसने कॉन्स्टेंटिनोपल नगर की स्थापना की, यानी इसको इसने क्या बनाया, अपनी राजधानी बनाया। क्यों राजधानी बनाया, इसके विषय में हम लोग बात करेंगे। क्योंकि जो कॉन्स्टेंटिनोपल नगर था, ये चारों ओर से यानी चहुओर से सुरक्षित था। पहला काम तो ये था। इसके लिए जान लीजिए कि चारों ओर से दुर्गम पहाड़ियों से घिरा हुआ था, इसलिए सुरक्षित था, इसलिए राजधानी इसने इसको बनाया। दूसरा रीजन क्या था कि ये 3 ओर जल से घिरा हुआ था, 1, 2 और 3 ओर जल से घिरा हुआ था। दूसरा रीजन। तीसरा रीजन क्या था, शत्रुओं से सुरक्षित था। शत्रु इतनी जल्दी यहां पर हमला नहीं कर सकते थे, शत्रुओं से सुरक्षित था। और यही कॉन्स्टेंटिनोपल नगर आगे चलकर कुस्तुनतुनिया बनता है। भी लोग इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो शत्रुओं से सुरक्षित था। तीसरा काम क्या था, व्यापार की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से महत्वपूर्ण नगर था। नहीं, व्यापार का बहुत ज्यादा विकास हुआ। इसके अलावा क्या हुआ, आगे यहां पर देखिए क्या हुआ। और महान सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने क्या किया कि इसको अपनी राजधानी बनाया। राजधानी बनाने के बाद उसने इस नगर को सुसज्जित कराया, यानी इसको खूब सजाने का काम किया, नगर को सुसज्जित कराया। सुसज्जित कराने के बाद इसने क्या किया, एशिया माइनर और यूनान से इसने क्या किया था, फिडियस, लिडोस और एथेना देवी थी, एक एथेना देवी की मूर्ति प्लस अनेक चित्र मंगवाकर इसने नगर में लगवाए थे, इसको खूबसूरत बनाने के लिए। अगला इसने क्या किया, अनेक स्मारक बनवाए, सार्वजनिक भवन बनवाए इसने, सार्वजनिक स्नान गृह इसने बनवाए थे। ठीक है, अनेक गिरजाघरों को बनवाया, अनेक राजकीय भवन को बनवाया और पूरे कॉन्स्टेंटिनोपल नगर को सुंदर बना दिया। रिजल्ट ये हुआ कि आगे चलकर जो कॉन्स्टेंटिनोपल नगर था, इसे जेरूशलम, रोम और एथेंस, इन नगरों से इसकी तुलना होने लगी। इन नगरों की जो सभ्यता, संस्कृति, जो सुसज्जित, जो वहां पर भवन निर्माण, कला, संस्कृति, खूबसूरती,
यानी जो इनके विश्व में जो इनका प्रभाव, उसके साथ कॉन्स्टेंटिनोपल नगर की जो है तुलना होने लगी। इस प्रकार महान सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने जो है कॉन्स्टेंटिनोपल नगर की स्थापना की और उसे राजधानी बनाया। तो इस प्रकार, हालांकि इसके बाद में बहुत सारे शासक आएंगे 1453 तक, जब तक कुस्तुनतुनिया पर यानी यहां पर तुर्कों का अधिकार नहीं हो जाएगा, यानी इसकी जो पश्चिमी शाखा है उसका पतन 476 एडी में हो जाएगा, लेकिन इस पूर्वी शाखा का जो है ये 1453 तक चलती रहेगी। तो बहुत सारे शासक और सम्राट आएंगे, लेकिन वो उतना महान काम नहीं कर पाएंगे जितना काम कॉन्स्टेंटाइन करेगा, इसलिए इसे महान सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के नाम से भी जाना जाएगा। इसने बहुत सारे आर्थिक सुधार किए। हालांकि अगर इसके व्यक्तित्व की बात करें तो डिक्लोकिशन से इसका व्यक्तित्व ज्यादा अच्छा था। उसने जो जो सुधार किए थे, जो जो सुधार किए, उन सभी सुधारों में इसने बढ़ चढ़ करके सुधार किया। और डियोक्लेशियन ने केंद्रीकृत सेना की व्यवस्था की, इसने अति केंद्रीकृत व्यवस्था की। उसने प्रशासनिक सुधार किए, इसने अति केंद्रीकृत प्रशासनिक सुधार किए। उसने आर्थिक क्षेत्र में प्रगति की, इसने आर्थिक क्षेत्र में एक सिक्का प्रणाली को चलाकर और ज्यादा आर्थिक क्षेत्र में प्रगति की। उसने जो है रोम को सजाने का काम किया। इसने कॉन्स्टेंटिनोपल नगर की स्थापना कर रोम को सजाने का काम और ज्यादा सजाने का काम किया और उसे जेरूसलम और रोम और एथेंस जैसे नगरों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन इसके कुछ काम ऐसे रहे कि जब इसने ज्यादा करों को बढ़ा दिया और करों को जबरदस्ती वसूला गया तो वहां की जो गरीब जनता थी उसके ऊपर भार पड़ गया। इसने उन गरीब जनता की परवाह नहीं की। इसने विविध प्रकार के करों को लगाया जिससे वहां की जनता त्राही त्राही करने लगी। कुल मिलाकर एक दो काम इसके जनता के हित के नहीं रहे, फिर भी इसने बहुत अच्छे काम किए और इसकी गणना जो है वो महान सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के नाम से जानी गई। तो कुल मिलाकर अभी इसका 1453 में इसका जो पतन होगा वो हम लोग कल पढ़ेंगे कि इसका क्यों पतन हुआ, इसके क्या कारण थे, उत्तर रोम साम्राज्य का पतन क्यों हुआ, तो इसके कारणों पर चर्चा करेंगे। और इसी के साथ आपका फर्स्ट चैप्टर समाप्त हो जाएगा। फिलहाल अंतिम लेक्चर के लिए आपको कल तक का इंतजार करना होगा। तब तक आप लोग इसे पढ़िए, नोट्स बनाइए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।